चित्रा आगे जानने के लिए पूछती है, क्या हुआ था? अनुराग चित्रा को सब कुछ बताते हुए कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक तू युग को लेकर यहाँ पर टपक पड़ी। जब तूने ग्रेवयार्ड कोठी में कदम रखे थे उसी वक्त तेरी आंखों और तेरे जूड़े को देखकर मुझे पता चल गया था कि तू एक डायन है। मैं तो बड़ा खुश था ये बात जानकर कि चलो मेरे वंशज अनुराग ने एक डायन से शादी करी है। आखिर डायनों से तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है। मेरी जान भी तो एक डायन ने ही बचाई थी। चित्रा बड़े गौर से अनुराग की सारी बातें सुनती रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। अनुराग फिर चित्रा से बोल पड़ता है, तेरे यहाँ आते ही मैंने सोच लिया था कि मैं तुझे ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन मेरे रास्ते का कांटा जरूर बनेगी, जो मुझे मेरे मकसद को पाने से रोकेगी। इसलिए मैंने तुझे डराना शुरू कर दिया। तेरे बनाए पुखलीन का खराब होना, आईने में तुझे अपना डायन रूप दिखना, ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। वो सब मैंने किया था ताकि तू डर कर भाग जाए, पर तू कहाँ डरने वाली थी। तू एक डायन वंशज की जो ठहरी। उल्टा तुझे तो मुझ पर शक होने लग गया कि मैं अनुराग नहीं बल्कि कोई और ही हूँ। तू यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी से जाने की जगह यहीं पर बस कर रह गई। तू जिद लेकर बैठ गई थी कि तू अपने साथ अनुराग को लेकर जाएगी, उसके बिना नहीं जाने वाली। पर मैं यहाँ से कैसे जा सकता था अपने मकसद में कामयाब हुए बगैर। अनुराग एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ता है, मैं सोच ही रहा था कि तुझे यहाँ से कैसे भगाऊं। उसी वक्त मुझे पता चला कि तुझे यहाँ से भगाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो खुद मेरी डूबती नाव को पार लगा सकती थी। हर बार की तरह एक उम्मीद के साथ जब मैं पंचिम गांव गया हीरे के चारों तरफ बने डायन वंशी रक्षा कवच को तोड़ने के लिए, तो उस वक्त मुझे अपनी शक्तियों से पता चला कि डायन वंशी रक्षा कवच को तोड़ा जा सकता है एक डायन के जरिए। उस डायन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उस डायन का स्पर्श ही काफी है और फिर उसके बाद वो डायन वंशी रक्षा कवच टूट जाएगा। ये बात पता चलते ही मैंने चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह से मैं तुझे उस हीरे के पास पहुंचाऊं। अब हीरा सीधे तो मैं तेरे हाथ में लाकर नहीं दे सकता था ना, आखिर मुझे भी तो झटका लगता था उस हीरे को छूने पर। उस यक्षिणी ने उसके चारों तरफ डायन वंशी रक्षा कवच जो बना दिया था। अनुराग एक शातिर मुस्कान के साथ चित्रा से कहता है, मैं सोच ही रहा था कि मैं किस तरह तुझे उस हीरे तक पहुंचाऊं, पर फिर उसका रास्ता भी तूने मुझे खुद बता दिया। चित्रा अपनी दोनों भवें उठाते हुए हैरानी के साथ अनुराग से कहती है, क्या कहा? मैंने बता दिया? पर कब? मैंने तो तुझे कुछ नहीं बताया। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ चित्रा, वो रास्ता तूने खुद मुझे बताया है। अक्सर इंसानों को लगता है कि उनकी बातें कोई नहीं सुनता है, पर वो भूल जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुझे याद है वो दिन जब मैं युग को स्कूल लेने के लिए गया था और तूने प्रशांत को बुलाया था सिलेंडर लेने के बहाने से? चित्रा अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ भक्षानर, उसी दिन तो तूने मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, वो सब तो मैंने बस तेरे दामन पर कलंक लगाने के लिए बोल दिया था। वो क्या है ना, जब औरत के दामन पर कलंक लग जाता है तो वो किसी से नजरें नहीं मिला पाती है, हमेशा शर्मिंदगी के साथ जीती रहती है। जीती क्या, अंदर ही अंदर मरते रहती है, भूल जाती है कि जीना क्या होता है। और मैं भी यही चाहता था कि तू अपनी नजरों में इतनी गिर जाए कि कभी मुझसे नजरें ना मिला पाए। चित्रा अनुराग को उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहती है, अपनी नजरों में तो मैं तब गिरती ना जब मैंने वैसा काम किया होता। जो औरत सती सावित्री होती है वो कभी अपनी नजरों में नहीं गिरती है, बल्कि जो लोग उसके दामन पर झूठे कलंक लगाते हैं वो लोग कभी खुद से अपनी नजरें नहीं मिला पाते हैं, हमेशा शर्मिंदगी के साथ जीते रहते हैं। जीते क्या, अंदर ही अंदर मरते रहते हैं। चित्रा का ये ताना सुनकर अनुराग को गुस्सा तो आता है, पर वो जैसे तैसे करके अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। एक लंबी आह भरने के साथ अनुराग फिर चित्रा से बोल पड़ता है, उस दिन मैंने तेरे और प्रशांत के बीच की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता चल गया था कि तूने उसे बता दिया है कि अनुराग भक्षानर का वंशज है, पर उसके बाद भी मैं तेरे साथ वही नाटक खेलते रहा। चित्रा झट से अनुराग से पूछती है, कौन सा नाटक? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वही सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक जो तू मेरे साथ शुरू से खेलते आ रही है। उस दिन तेरे और प्रशांत की बातें सुनकर मुझे पता चल गया था कि तू यक्षिणी से मिलना चाहती है। तू प्रशांत से भी यही कह रही थी। फिर क्या था, बस मुझे वो चीज मिल गई थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे पता चल गया था कि चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कहां से करनी थी।
मुझे पता था कि तू यक्षिणी से मिलने के लिए घाट पर अमावस्या पूर्णिमा की रात जरूर जाएगी, पर यक्षिणी घाट पर कैसे आती? उसे तो मैंने खुद कैद करके रखा था, उसके बदले तो मैं शिकार किया करता था। चित्रा अनुराग को बीच में टोकते हुए कहती है, तू यक्षिणी के बदले शिकार करता था, पर क्यों? अनुराग कुछ गुस्से के साथ कहता है, अब तुझे मैं सब कुछ बता दूं क्या चित्रा? तूने मुझे अनुराग समझ कर रखा है क्या, जो मैं तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब दूं? मैं भक्षानर हूं, भक्षानर। जो बता रहा हूं वो सुनते जा, वरना वो भी नहीं बताऊंगा। चित्रा फिर कुछ नहीं कहती है, चुप ही खड़ी रहती है। अनुराग फिर कहता है, जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा था। तू यक्षिणी को देखने के लिए अमावस्या की रात ग्रेवयार्ड कोठी से निकली थी। मैंने सोचा था कि जब तू घाट पर आएगी उसी वक्त मैं तुझे अपना असली रूप दिखा दूंगा, पर तू तो इतनी डरपोक निकली कि टीले से सब कुछ होते हुए देख रही थी। तूने कुछ किया नहीं। तुझे क्या लगता है चित्रा, उस दिन टीले पर से तू मुझे देख रही थी? नहीं चित्रा, बल्कि तू वो देख रही थी जो मैं तुझे दिखाना चाहता था। मुझे पता था कि तू मुझ पर नजर रख रही है। सिर्फ तू ही नहीं, कौन कौन मुझ पर कहां से नजर रख रहा है मुझे सब पता है। जैसे ही अनुराग इस बात का जिक्र करता है, चित्रा समझ जाती है कि अनुराग जरूर रज्जन के बारे में बात कर रहा था। आखिर वही तो था जो उसके साथ अनुराग पर नजर रखे हुए था। अनुराग फिर चित्रा से बोल पड़ता है, मुझे लगा था कि एक न एक अमावस्या या पूर्णिमा की रात तू घाट पर जरूर आएगी, ताकि मैं तुझे अपना असली रूप दिखा पाऊं। चित्रा हैरानी के साथ अनुराग से पूछती है, तुम मुझे अपना असली रूप दिखाना चाहते थे, पर क्यों? अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, ताकि अपने चक्रव्यूह का दूसरा चरण शुरू कर सकूं। चित्रा सवालिया नजरों से अनुराग से कहती है, दूसरा चरण? कैसा दूसरा चरण? अनुराग कहता है, बताता हूं चित्रा, सब बताता हूं, बस सब्र कर थोड़ा। चित्रा चुप खड़ी हो जाती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, 2-3 अमावस्या और पूर्णिमा की रात निकल जाने के बाद भी जब तू घाट पर नहीं आई, तो फिर मैंने एक नई साजिश रची। तुझे क्या लगता है उस दिन पूर्णिमा की रात घाट पर मेरा नीला कुर्ता अपने आप वहां पर छूट गया था? नहीं चित्रा, वो छूटा नहीं था, बल्कि मैंने उसे छोड़ा था। मैंने ही जानबूझकर उस रात ग्रेवयार्ड कोठी का गेट खुला रख दिया था, और जैसा मैंने सोचा था तुम मेरे कमरे के अंदर भी आई, और फिर जानबूझकर तुझ पर गुस्सा निकालते हुए मैंने तुझे अपनी पीली आंखें दिखाई, ताकि तू पूरी तरह श्योर हो जाए कि मैं, यानी कि अनुराग ही वो काला साया है जो घाट पर यक्षिणी की जगह शिकार करता है। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया, पर क्यों? अनुराग बड़े रौब के साथ जवाब देता है, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन तुझे ये बात पता चलेगी कि अनुराग ही काला साया है, तो तू फिर से प्रशांत के पास मदद मांगने जरूर जाएगी, और तू गई भी। आखिर वही तो सबसे करीब था तेरा दोस्त, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे तुम दोनों के बीच दोस्ती के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा कोई रिश्ता है। अनुराग की ये बात कहते ही चित्रा अनुराग को गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, फिर जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। उसने तुझे बातों ही बातों में बताया कि मैं पंचिम गांव गया था, उसी के बाद से मैं बदला हूँ। मुझे लगा था कि ये बात जानने के बाद तू पंचिम गांव जरूर जाएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। 2-3 दिन गुजर गए, तू ग्रेवयार्ड कोठी से हिली तक नहीं। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ जानने के बाद भी तू पंचिम गांव क्यों नहीं जा रही थी। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था, और मैं जान गया था कि चक्रव्यूह रचने से ही सब कुछ नहीं होने वाला था। जब तक तुझे तेरे और युग की जान का डर नहीं सताने वाला, तू पंचिम नहीं जाने वाली। इसलिए फिर मैंने तुझ पर हमले करने शुरू कर दिए। जैसे ही अनुराग इन हमलों का जिक्र करता है, चित्रा को याद आ जाता है कि सपने में किश्नोई नदी के पास किचन के अंदर जो उस पर हमले हुए थे, अनुराग उन हमलों की बात कर रहा था। अनुराग फिर चित्रा से बोल पड़ता है, मैं तो तुझे और युग को बस डराना चाहता था, पर तूने गुस्से में आकर मेरी कहानियां जला दी, वो कहानियां जो मेरी जिंदगी थी। फिर मैं अपनी कहानियों का अपमान कैसे सह सकता था? चित्रा अनुराग को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा? कहानियां तेरी जिंदगी हैं? तू कब से अनुराग बन गया भक्षानिर? तुझे कहानियां कब से पसंद आने लग गई? अनुराग मुंह बनाते हुए चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं अनुराग नहीं हूँ चित्रा, ना कभी बनना चाहता हूँ। मैंने तो बस अनुराग की कला चुराई है, वो भी बस अपने मकसद के लिए। तुझे क्या लगता है चित्रा, मैं कौन सी कहानी लिख रहा था? चित्रा झट से जवाब देती है, यक्षिणी की कहानी।
चित्रा का जवाब सुनकर अनुराग कसकस कर हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है खा गई ना तू एक और धोखा। मैं यक्षिणी की नहीं बल्कि अपनी कहानी लिख रहा था, यानी भक्षानर की कहानी। चित्रा अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, तू अपनी कहानी लिख रहा था, पर क्यों? अनुराग पलट कर कहता है, क्योंकि मैं अपना इतिहास खुद अपने हाथों से लिखना चाहता था, ताकि मेरे जाने के बाद भी मेरे वंशज मुझे याद रखें, अनुराग की तरह भूल न जाए। तुझे पता है कहानियों की सबसे अच्छी बात क्या है? एक ना एक दिन इंसान और शैतान सबको मरना है, पर कहानियां कभी नहीं मरती हैं, वो अमर होती हैं। और मैं भी अपनी कहानी को अमर बनाना चाहता था, इसलिए यक्षिणी की कहानी की आड़ में मैं अपनी कहानी लिख रहा था, ठीक उस तरह जिस तरह शिकार करता मैं हूं पर नाम यक्षिणी का आता है। ठीक उसी तरह कहानी का नाम यक्षिणी था, पर उसमें कहानी मेरी थी, क्योंकि अगर मैं न होता तो यक्षिणी की कहानी कभी शुरू नहीं होती। यक्षिणी की कहानी में यक्षिणी नायिका जरूर है, पर मैं उस कहानी का खलनायक हूं, वो खलनायक जो नायिका से भी बड़ा है। चित्रा मन ही मन पछताते हुए कहती है, उस दिन वो कहानी जलाने से पहले मैंने बस वही सीन पढ़े थे जो मेरे साथ घटे थे। काश मैंने कहानी जलाने से पहले वो पूरी कहानी पढ़ ली होती, तो शायद मुझे पता होता कि भक्षानर की आगे की क्या चालें थी। अनुराग की हंसी जब गूंजना बंद होती है तो अनुराग फिर चित्रा से बोल पड़ता है, मेरी कहानी जलाकर तूने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैं बस तुझसे बदला लेना चाहता था और मैंने सोच लिया था कि अब मैं तुझे डराऊंगा नहीं, सीधे तेरे ऊपर वार करूंगा। इसलिए दोपहर में ही जब तू कुएं के पास खड़ी हुई थी, मैंने तुझे उसके अंदर धक्का दे दिया। मैं तो चाहता था कि तू कुएं के अंदर ही डूबकर मर जाए, पर फिर मेरा काम कौन करता, कौन वो रक्षा कवच तोड़ता। इसलिए मैंने सोचा चलो तुझे बचा ही लेता हूं। पर जब मैं तुझे बचाने आ ही रहा था तब वो यक्ष रज्जन वहां पर टपक पड़ा और उसने तुझे बचा लिया। बताओ, वो खुद तो अपने आप को श्राप से बचा नहीं पाया, आया बड़ा तुझे बचाने के लिए। उसे इस बात का जरा सा भी डर नहीं था कि मैं कोठी के अंदर हूं और उसे मार सकता हूं। वो तो बड़ी बहादुरी के साथ तुझे बचा रहा था, बिना किसी डर के। अनुराग चित्रा को अजीब सा इशारा करते हुए कहता है, औरत को देखकर मर्द के अंदर मर्दान की जाग ही जाती है, चाहे वो फिर कितना बड़ा भी फट्टू क्यों ना हो। वो बस औरत के सामने फट्टू साबित नहीं होना चाहता है। रज्जन को तुझे बचाते हुए देख मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, मैं क्या बताऊं। मेरे मन में तो आया मैं उसी वक्त उस रज्जन को मार दूं, पर फिर जब मैंने तेरे और उसके बीच की बातें सुनी तो पता चला कि वो तो मेरा काम आसान कर रहा है। किसी न किसी तरह से वो तुझे पंचम गांव जाने के लिए कह रहा है। चित्रा अनुराग को बीच में टोकते हुए कहती है, इसका मतलब वो रज्जन भी तेरे साथ मिला हुआ है? अनुराग नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे अपने साथ मिलाकर क्या करूंगा। मैं मामूली इंसानों को अपनी सेना में शामिल नहीं करता हूं। चित्रा पलट कर कहती है, रज्जन मामूली इंसान कहाँ है, वो तो एक यक्ष है ना। अनुराग कहता है, यक्ष तो है, पर वो यक्ष किस काम का जिसके पास उसकी शक्तियां ही ना हो। यक्षिणी नहीं तो उसे श्राप देकर उसकी शक्तियां छीन ली थी और एक मामूली इंसान बनकर जीने के लिए मजबूर कर दिया था। अनुराग की ये बात सुनकर चित्रा एकदम शॉक्ड रह गई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक हिल चुकी थी। चित्रा अनुराग को एकटक देखते हुए फिर उससे पूछ पड़ती है, यक्षिणी ने रज्जन को श्राप दिया था, पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।